Hello students, in this video we are going to study NCERT History Class 8, 6th chapter Weavers, Iron Smelters and Factory Owners। वीवर्स को हिंदी में बुनकर कहा जाता है, यानी वो लोग जो नेचुरल कॉटन से थ्रेड यानी धागे बनाने का काम करते हैं और फिर उन धागों से कपड़ों की बुनाई करते हैं, अर्थात कपड़े तैयार करते हैं। ऐसे लोगों को वीवर्स या बुनकर बोला जाता है। आयरन स्मेल्टर्स का मतलब होता है कि वैसे लोग जो नेचुरली अकरिंग आयरन और को फर्नेसेस में डालकर मेल्ट करते हैं और फिर उससे प्योर आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को आयरन स्मेल्टर्स अर्थात लोहा बनाने वाले बोला जाता है। फैक्ट्री ओनर्स का मतलब है फैक्ट्री के मालिक। फैक्ट्री क्या होता है? ए बिल्डिंग और प्लेस वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड क्विकली एंड इन ग्रेट क्वांटिटीज़ बाय मशीन्स, यानी ऐसी जगहें या ऐसे मकान जहां सामानों को तैयार किया जाता है बहुत ही तेज़ी से और बड़ी मात्रा में मशीन्स का यूज़ करके। इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली टेक्सटाइल्स एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थात कपड़े और लोहा एवं इस्पात उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे देश में क्राफ्ट्स अर्थात आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स यूजिंग हैंड्स यानी हाथों का यूज़ करके जो हम लोग सामान निर्मित करते हैं, ये कला क्या कहलाती है? क्राफ्ट्स। तो क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ यानी फैक्ट्रीज की क्या दशा थी ब्रिटिश रूल के दौरान, हम लोग इस बात को जानेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में आप इस इमेज को देख सकते हैं, फिगर नंबर 1, जिसमें बहुत सारे ट्रेडिंग शिप्स दिखाई दे रहे हैं। यह इमेज 17th सेंचुरी का गुजरात के सूरत पोर्ट का है। इंडियन ओशन के थ्रू होने वाले ट्रेड में इस पोर्ट का यूज़ किया जाता था और उस समय इस पोर्ट का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुआ करता था। बहुत सारे डच अर्थात नीदरलैंड के और ब्रिटिश शिप्स अर्ली 17th सेंचुरी से ही इस पोर्ट का यूज़ किया करते थे। 18th सेंचुरी में इस पोर्ट का अर्थात सूरत पोर्ट का इम्पोर्टेंस ख़त्म होने लगा, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट पर अब बॉम्बे पोर्ट का यूज़ ज़्यादा होने लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि मिड 18th सेंचुरी से या मिड 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, यानी ग्रेट ब्रिटेन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति क्या है? मिड 18th सेंचुरी में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कम्प्लीटली क्या हो गया? चेंज हो गया। हैंड टूल्स के जगह पे हम लोग मशीन्स एंड पावर टूल्स का यूज करने लगे। अब कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे हम लोग। होम बेस्ड हैंड मैन्युफैक्चरिंग का स्थान अब लार्ज स्केल फैक्ट्री प्रोडक्शन ने ले लिया। तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी मिड 18th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन में, फिर धीरे धीरे ये यूरोप के अन्य कंट्रीज़ तक पहुंची और फिर पूरे विश्व में। टेक्सटाइल्स और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ इस कारण से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इन इंडस्ट्रीज़ पर काफ़ी असर पड़ा। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स अर्थात मशीनों के द्वारा सूती कपड़ों के उत्पादन के कारण 19th सेंचुरी में ही ब्रिटेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल नेशन बन गया।
50s के डेकेड में ब्रिटेन का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी डेवलप्ड हो गया, जिससे ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड अर्थात विश्व का कारखाना कहा जाने लगा, क्योंकि अब ब्रिटेन में बने आयरन एंड स्टील का एक्सपोर्ट वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ में किया जाने लगा था। अगली बात बोली जा रही है कि द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड ए क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, अर्थात अंग्रेज़ों के भारत विजय और उपनिवेशीकरण का गहरा संबंध, क्लोज कनेक्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन के साथ। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और कोलोनाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि व्हेन पीपल स्टार्ट टू यूज मशीन्स टू डू वर्क दैट वाज अर्लियर डन बाय देम मैनुअली, यानी जब लोग मशीन्स का यूज़ करने लगे काम करने के लिए, जिसके लिए वो पहले हाथों से जिस काम को करते थे उसके लिए मशीन्स का यूज़ करने लगे, यानी बेटर टेक्नोलॉजी आ गई, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ईजियर हो गया, चीपर हो गया। नाउ वी कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स इन लेस टाइम। तो इस प्रोसेस को हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जानते हैं। कोलोनाइजेशन क्या होता है इसको जान लेते हैं। देखिए, कोलोनाइजेशन को हिंदी में उपनिवेशीकरण बोलते हैं और इसका सिंपल मीनिंग होता है सबजुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय, यानी सबजुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय द अदर मिलिटरली एडवांस्ड एंड ए पावरफुल नेशन, अर्थात एक मजबूत राष्ट्र के द्वारा दूसरे देश पर कब्जा जमा लेना और साथ ही वहाँ के रिसोर्सेस का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करना क्या कहलाता है, कोलोनाइजेशन कहलाता है। जैसा कि ब्रिटेन ने भारत में किया, इंडिया को उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली और यहाँ के रिसोर्सेस का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करने लगे। हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी, जिसका काम था भारत से सामानों या चीज़ों को खरीदना और इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ में उन सामानों को बेचना। इस काम में उसे काफ़ी प्रॉफिट होता था, लेकिन धीरे धीरे इनकी ये पॉलिसीज़ चेंज होने लगी और कॉमर्स के साथ साथ अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करने लगी। यहाँ के टेरिटरीज़ पर कब्जा जमाकर ट्रेड के साथ साथ रूल भी करने लगी। और जैसे ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, अब वो भारत को एक दूसरे एंगल से देखने लगी, यानी भारत को एक बाज़ार, बड़े बाज़ार के रूप में देखने लगी, जहां वो ब्रिटेन में बनी चीज़ों को आसानी से बेच सकता था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता था। साथ ही उसे भारत से बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल भी प्राप्त होने लगा, क्योंकि भारत के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं थी और ये रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए क्या था, कंपलसरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं इंडियन टेक्सटाइल्स एंड वर्ल्ड मार्केट। बंगाल पर ब्रिटिश रूल शुरू होने से पहले तक, अर्थात 1750 के आसपास तक, भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर हुआ करता था। अर्थात पूरे विश्व में भारत का कोई मुकाबला नहीं था। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स अपने फाइन क्वालिटी और एक्सक्विजिट क्राफ्टमैनशिप, अर्थात बेहद ही बारीक महीन कारीगरी और अच्छी क्वालिटी के लिए, गुणवत्ता के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस थी।
इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स को बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में जावा, सुमात्रा, पेनांग। प्रेजेंट टाइम में जावा और सुमात्रा दो इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं और पेनांग एक मलेशियन स्टेट है। साउथ ईस्ट एशिया के साथ साथ वेस्ट एशियन कंट्रीज जैसे मेनली ईरान, इराक, टर्की, इजिप्ट, इन सब देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स। इसके अलावे मिडल एशिया यानी जिसको सेंट्रल एशिया भी बोलते हैं, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज़ का नाम आता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो ये सब सेंट्रल एशिया या मिडल एशिया बोला जाता है इन सब कंट्रीज़ को प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ भी बड़ी मात्रा में इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। 16th सेंचुरी से यानी 16वीं शताब्दी से बहुत सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भी इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स को ख़रीदने के लिए भारत पहुंचने लगी, क्योंकि अब सी रूट यानी भारत पहुंचने के लिए समुद्री रास्ता खोजा जा चुका था और इसके थ्रू ट्रेड क्या हो गया था, काफ़ी आसान हो गया था। लैंड रूट से ट्रेड में बहुत सारी परेशानी होती थी, लेकिन सी रूट से परेशानी ना के बराबर थी। और सी रूट खोजे जाने के बाद यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का भारत आना जाना काफ़ी बढ़ गया और भारत से बड़ी मात्रा में इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स यूरोपियन मार्केट्स में पहुंचने लगे। इस फ्लोरिशिंग ट्रेड और इंडियन वीवर्स की कारीगरी अर्थात क्राफ्ट्समैनशिप की यादें आज भी आपको इंग्लिश एवं अन्य यूरोपियन लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाएंगी। इन लैंग्वेजेस में भारतीय कपड़ों के लिए ढेर सारे वर्ड्स का यूज़ किया जाता था, जिससे इन कपड़ों के हिस्ट्री का भी पता चल जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ट्रेड शुरू हुआ, बड़ी मात्रा में इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स यूरोपियन मार्केट में पहुंचने लगे और वहाँ के लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करने लगे और बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ भारतीय कपड़ों के लिए किया जाने लगा। जब इन वर्ड्स को हम लोग देखेंगे, इनका स्टडी करेंगे, तो इन भारतीय कपड़ों के लिए यूज़ किए जाने वाले इन वर्ड्स से हमें इंडियन टेक्सटाइल्स की हिस्ट्री का भी पता चल जाता है। तो आइए चलिए कुछ ऐसे वर्ड्स को देखते हैं जिसमें भारतीय कपड़ों का इतिहास छुपा हुआ है। यूरोपियन ट्रेडर्स ने इंडियन फाइन कॉटन क्लॉथ को, यानी जो इंडियन बारीक सूती कपड़े थे, इनको पहली बार सर्वप्रथम यूरोपियन ट्रेडर्स ने मोसुल शहर में देखा था और इन कपड़ों को वहाँ ले गए थे कौन? अरब व्यापारी, अरब के ट्रेडर्स। और वहाँ से फिर यूरोपियन ट्रेडर्स इन कपड़ों को यूरोपियन मार्केट में ले गए अरब ट्रेडर्स से ख़रीद कर, और इस कारण से वे सभी बारीक बुनाई वाले कपड़े यानी फाइनली वूवन टेक्सटाइल्स को मसलिन कहने लगे। कारण देखिए, क्योंकि सर्वप्रथम यूरोपियन ट्रेडर्स ने फाइनली वूवन इंडियन टेक्सटाइल्स को कहाँ देखा था? मोसुल शहर में। ये मोसुल शहर आज के इराक में है और आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, ISIS जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनको लेकर ये शहर काफ़ी न्यूज़ में रहा करता था। तो यूरोपियन ट्रेडर्स ने सर्वप्रथम इंडियन फाइनली वूवन टेक्सटाइल्स को कहाँ देखा? मोसुल शहर में। और इस कारण से वे सभी इस तरह के कपड़ों को मसलिन कहने लगे। अर्थात मसलिन वर्ड जो है वो डिराइव्ड हुआ है, निकला है मोसुल से, जो कि एक इराक का
शहर है। मसलिन को भारत में मलमल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए यूज होने वाले एक और नाम और उसके पीछे के कारण को जानते हैं। 1498 में 1498 में पोर्चुगीज़ यानी पुर्तगाली ने भारत पहुंचने के लिए सी रूट डिस्कवर किया था और सर्वप्रथम ये लोग पहुंच गए इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्टल स्टेट केरला के कैलीकट पोर्ट पर। पोर्चुगीज़ के यहाँ आने का मेन पर्पस था इंडियन स्पाइसेज खरीदना, यानी भारतीय मसाले, तथा यूरोपियन मार्केट्स में ले जाकर बेचना, जो कि एक काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड था। तो जाते समय ये पोर्चुगीज़ ट्रेडर्स स्पाइसेज के साथ साथ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स भी लेते गए और वहाँ लोगों ने इन कपड़ों को खूब पसंद किया और इसको नाम दिया कैलिको, जो कि कैलीकट से डिराइव्ड हुआ है, निकला है। और बाद में सभी कॉटन टेक्सटाइल्स को कैलिको नाम से ही पुकारा जाने लगा, यानी कपड़ों का इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स का एक तरह से सिनोनिम बन गया क्या, कैलिको। कैलीकट जो कि ये केरला स्टेट में है और इसका ऑफिशियल नेम इस डिस्ट्रिक्ट का कोझिकोड भी है। आगे बढ़ते हैं। इन सब के अलावे और भी कई नाम हैं जिनसे वेस्टर्न मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल्स के पॉपुलैरिटी का पता चलता है। इन नामों को जानने के लिए आप लोग फिगर 3 देख सकते हैं। यह ऑर्डर बुक का एक पेज है जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में रहने वाले अपने रिप्रेजेंटेटिव से डिफरेंट वैरायटीज़ के इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स की डिमांड की है और यह साल था 1730 का। इस ऑर्डर बुक के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर बुक, 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 5,89,000 बंडल्स, जिसको लोकली हम लोग थान बोलते हैं, 5,89,000 बंडल्स कपड़ों का ऑर्डर किया था, जिसमें 98 वैरायटीज़ के कॉटन और सिल्क के कपड़े शामिल थे। एक बंडल जिसको ब्रिटिश ट्रेडर्स पीस गुड्स कहते थे, बंडल को क्या बोलते थे, पीस गुड्स, और इसकी माप होती थी लगभग 20 यार्ड लंबा और 1 यार्ड चौड़ा, यानी एक बंडल एक थान कपड़े में लगभग 20 यार्ड लंबा कपड़ा होता था और उसकी चौड़ाई होती थी 1 यार्ड। अब हम लोग इस ऑर्डर बुक में कपड़ों के डिफरेंट वैरायटीज़ के नेम्स पर गौर कर सकते हैं। जिन कपड़ों में सबसे ज़्यादा ऑर्डर दिया गया है, जिन कपड़ों का सबसे ज़्यादा ऑर्डर दिया गया है उनमें प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ या अर्थात छापेदार सूती कपड़े प्रमुख हैं। इस ऑर्डर बुक के इस पेज को आप बारीकी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इन प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स को ब्रिटिश ट्रेडर सिंट्स, या बहुत लोग इसको चिंट्स भी पढ़ते हैं, लेकिन सिंट्स या कोसाज या खस्सा कहते थे। यह सिंट वर्ड निकला है हिंदी शब्द छींट से, क्योंकि इंडिया में स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइंस, यानी छोटे छोटे फूल पत्तियों वाली छपाई को छींट कहा जाता है। 1680s के डेकेड से इन प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स की इंग्लैंड में डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। अट्रैक्टिव फ्लावरी डिज़ाइन
और फाइन टेक्सचर यानी बारीक बनावट, और इसके साथ साथ सस्ता होने के कारण वहाँ के लोग यानी इंग्लैंड के लोग इंडियन टेक्सटाइल को काफ़ी पसंद करने लगे थे। भारतीय कपड़ों के पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंग्लैंड के सिर्फ रिच पीपल ही नहीं बल्कि वहाँ की क्वीन भी भारतीय कपड़े पहना करती थी। इस ऑर्डर बुक में एक और वर्ड आया है, बंडाना। Here bandana word is used for brightly colored and printed pieces of cloth which are worn or tied around the neck and head for protective or decorative purposes। अर्थात बंडाना शब्द का यूज वैसे कपड़ों के लिए किया गया है जिनका इस्तेमाल सिर या गले में लपेट कर बांधने के लिए किया जाता है और जिसको हम लोग कॉमनली स्कार्फ भी कहते हैं। बंडाना वर्ड हिंदी शब्द बांधना अर्थात टाइंग से निकला है, डिराइव्ड हुआ है। इस कैटेगरी में बहुत सारे टाइप के चमकीले कलरफुल कपड़े आते थे जिन्हें टाइंग एंड डाइंग मेथड से बनाया जाता था। इस ऑर्डर बुक में और भी कई प्रकार के कपड़े हैं जिनका नाम डिज़ाइन के आधार पर इस ऑर्डर बुक में और भी कई प्रकार के कपड़े हैं जिनका नाम ओरिजिन के आधार पर रख दिया गया है। जैसे जिस जगह पे ये कपड़े बनते थे, जैसे कासिम बाज़ार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर, तो इन सब जगह पे बनने वाले कपड़ों के लिए भी ऑर्डर दिया गया है इस ऑर्डर बुक में। उम्मीद है कि इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए यूज होने वाले ये वर्ड्स से इनके पॉपुलैरिटी का पता चल गया होगा आपको। फिगर 4 को देख लीजिए एक बार। ये जामदानी वीव है यानी जामदानी वीविंग, जामदानी बुनाई जिसको बोलते हैं। अब ये जामदानी क्या होता है इसको जान लेते हैं। जामदानी इज़ ए फाइन मसलिन क्लॉथ ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर क्रिएटेड ऑन द लूम। अर्थात जामदानी एक बारीक मसलिन जिसको मलमल भी बोलते हैं कपड़ा होता है जिस पर डेकोरेटिव मोटिव्स यानी सजावटी चिन्ह, ये फूल पत्तियाँ वाले जो सजावटी चिन्ह बनाए जाते हैं इसको डेकोरेटिव मोटिव्स बोला जाता है। तो जामदानी क्या होता है एक बारीक यानी महीन मसलिन या मलमल का कपड़ा जिस पर ये सजावटी चिन्ह करघों की सहायता से बनाए जाते हैं। अब ये करघे क्या होते हैं, लूम्स क्या होते हैं? देखिए, लूम होते हैं धागों से कपड़े बनाने की मशीन। पुराने समय में हैंडलूम होता था यानी इन लूम्स को हाथों से ऑपरेट किया जाता था। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद पावर लूम्स आ गए। तो इन सजावटी चिन्ह को, डेकोरेटिव मोटिव्स को करघों की सहायता से बनाए जाते थे। जामदानी में बेस टेक्सटाइल्स अर्थात जो बैकग्राउंड वाला कपड़ा होता था, जो बेस टेक्सटाइल्स होता था, वो मसलिन का यूज किया जाता था उसमें। और इन बेस टेक्सटाइल्स अर्थात मसलिन का कलर ग्रे या वाइट होता था और डेकोरेटिव मोटिव्स अर्थात सजावटी चिन्ह सूती और गोल्डन थ्रेड यानी सुनहले धागे से बनाए जाते थे। इस चैप्टर में आज इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पार्ट 2 में।